सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आते हैं कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस पे। पहला है मोल फ्रैक्शन। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें 10 कंपोनेंट है, उसमें से एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? उसका नंबर ऑफ मोल लिखो न्यूमरेटर में, डिवाइड करो बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आ गया मोल फ्रैक्शन। सारे के सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1। जैसे सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करने पे 1 आ जाता ना, वैसे ही। तो इट रिप्रेजेंट्स द मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पे आप देखोगे 117 ग्राम NaCl यानी कि 2 मोल NaCl, 3 मोल वाटर यानी कि 54 ग्राम्स। मोल फ्रैक्शन आ गया इसका 2/5। 5 क्या है? 2 + 3 यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे आ गया जी 3/5। सिंपल है ना, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मोल्स कैसे निकाले? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो मोलर वेट ऑफ वाटर इज 18, मोलर वेट ऑफ NaCl इज 58.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर लोगे, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो निकालना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 50 ग्राम इथेनॉल इन 450 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसमें मैं बोल सकता हूं कि आई हैव 50 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल इन 500 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। सॉल्यूशन में 50 ग्राम इथेनॉल है, सिर्फ पानी में नहीं। तो 450 प्लस 50 यानी कि 500 ग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम इथेनॉल है। 10 ग्राम इथेनॉल में लिख सकता हूं कितने में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये पूरी पहली सिचुएशन को 5 से डिवाइड कर दो। 100 ग्राम सॉल्यूशन आ गया आपका राइट साइड पे। 100 ग्राम सॉल्यूशन चाहिए था, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास है इथेनॉल का? 10 ग्राम। दिस 10 इज योर आंसर। दिस इज 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। W/W यानी वेट बाय वेट। ठीक है। फिर आते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे, कि कितना मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका मतलब है अपने पास है 50 मिलीलीटर इथेनॉल इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यस, तो 10 मिलीलीटर इथेनॉल इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन आ गया राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे जो नंबर आया दैट इज योर परसेंटेज V/V। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी यहां भी मिलीलीटर, यहां भी मिलीलीटर। फिर आता है जी परसेंटेज W/V, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब देखो, आपने कोई सॉलिड लिया, थोड़ा सा चूरा वूरा करके उसको डाल दिया लिक्विड में। अब सॉलिड का वॉल्यूम कौन मेजर करे ना, तो इसलिए सॉलिड का मास मेजर करो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेजर कर लो, ये आ जाएगा। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में आपका कितना सॉल्यूट डाला है मास इन ग्राम्स में, वो ये एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास 50 ग्राम NaCl है 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, तो मैं कह सकता हूं ऑब्वियसली कि 10 ग्राम इथेनॉल होगा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, है ना। यहाँ पे मिस टाइप है, 100 है यहाँ पे। सो दिस बिकम्स 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। सिंपल इज दैट। बढ़िया। फिर आता है जी अपने पास पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स का क्या मतलब है वो इस एग्जांपल से समझेंगे। अगर आपको मैंने बोल दिया 15 ppm CO2 है एयर के अंदर, इसका क्या मतलब है? यहां पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा जो पार्ट है वो बाय वेट है या बाय वॉल्यूम है। इंप्लाइज अगर मैंने बोला 15 ppm CO2 बाय वेट है, इसका मतलब है कि मेरा 15 ग्राम CO2 होगा 10⁶ यानी मिलियन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन क्या है? एयर, राइट। अगर मैं बोलता बाय वॉल्यूम, अगर मैं वेट की जगह वॉल्यूम बोलता, सो आई वुड हैव सेड 15 मिलीलीटर CO2 इन 1 मिलियन यानी कि 10⁶ मिलीलीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो पार्ट्स पर मिलियन में हमें पार्ट क्या ले रहे हैं वो मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है, देखो कि 10⁶ इज अ वेरी बिग वैल्यू। हम पिछले केस तक तो ध्यान रख रहे थे कि भाई सॉल्यूशन लेना है राइट साइड पे, पर यहां पे ना चक्कर ऐसा है कि हमारा सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। यहां पे सॉल्वेंट कितना होगा? 10⁶ माइनस 15 ग्राम्स। अरे मिलियन में से 15 निकालोगे, कोई कम थोड़ी हो जाएगा। तो क्योंकि यहां पे आपका जो सॉल्यूट है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, आप यहां पे सॉल्यूशन लिखो चाहे यहां पे सॉल्वेंट लिख दो, अप्रोक्सीमेटली एक ही बात है, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया मजेदार पार्ट्स पर मिलियन। अगर यहां पे आप 10⁹ लगा दो, ठीक है, यहां 10⁹ लिखो तो दैट बिकम्स पार्ट्स पर बिलियन। फाइन। फिर आती है जी मोलैरिटी, काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली।
It represents the number of moles of solute present in 1 liter of the solution. Moles per liter of solution. तो जैसे कि ये एग्जांपल है, अगर आपके पास परसेंटेज W/V NaCl दिया है 5.85, तो इसकी मोलारिटी क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं इसको, ठीक है। पहले तो मैं बोल सकता हूं 5.85 ग्राम NaCl इज 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, यही दे रखा है परसेंटेज W/V, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 58.5 ग्राम NaCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे 58.5 ग्राम NaCl कितना होता है? 1 मोल। तो दिस इज बेसिकली 1 मोलर सोल्यूशन, इसकी मोलारिटी आ गई 1। आप कहोगे सर एक सेकंड फॉर्मूला बता दो, ये ऐसे स्टेटमेंट लिख के क्यों बता रहे हो? देखो एग्जाम तक 50 करोड़ फॉर्मूले याद रख नहीं पाओगे, और ऐसे ऐसे फॉर्मूले जहां याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों दिमाग खर्च करना है उसके लिए? ठंडे दिमाग से जाओ, लॉजिक लगाओ, सही आंसर आएगा। 1 मिनट ज्यादा चाहे लग जाए, पर रट्टा तो नहीं मारना पड़ रहा ना। फिर आता है जी मोलालिटी। इट represents the moles of solute present per kilogram of solvent। ये सबसे अलग है जी। अभी तक सारे केसेस में हम राइट साइड पे क्या ले रहे थे? सॉल्यूशन। अब हम सॉल्वेंट लेंगे। बहुत मजेदार है ये। 50% अगर मैंने आपको वेट बाय वेट कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, इसकी मोलालिटी कैसे निकालोगे? वही लिखो, इंग्लिश की स्टेटमेंट है। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, पर अब मेरे को राइट साइड पे सॉल्वेंट की मात्रा चाहिए, सोल्यूशन नहीं चाहिए। मेरा जो स्टैंडर्ड है वो अलग तरीके से डिफाइंड है अब। तो यहाँ पे 100 ग्राम सोल्यूशन में 50 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ऑब्वियसली 50 ग्राम क्या होगा? पानी होगा। अब मेरे को राइट साइड पे 50 ग्राम पानी नहीं, मेरे को 1 किलोग्राम पानी क्रिएट करना है। उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे, तो मैं लिख सकता हूं 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज देयर इन 1 किलोग्राम वाटर। हाउ मच इज 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन मोल्स? कैल्शियम कार्बोनेट का वेट होता है 100 ग्राम्स पर मोल, तो यहाँ पे आ गया 10। 10 मोलल सोल्यूशन, स्मॉल m से दिखाया जाता है इसको। मोलर बोला जाता है मोलैरिटी के लिए, मोलल बोला जाता है मोलैलिटी के लिए। कूल, फाइन। अब देखो यहाँ पे क्योंकि किलोग्राम्स और मोल्स में बात हो रही है, टेम्परेचर से इस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी में क्या होता है अपने पास? एक तरफ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो रशिया में किसी साइंटिस्ट ने आपको बढ़िया सा सॉल्यूशन बना के भेजा, उसने बोला भाई मेरे पास तो इतनी मोलैरिटी आई है, आपके यहाँ आके टेम्परेचर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम आपकी डिनोमिनेटर में है, आपकी मोलैरिटी की वैल्यू कम आ जाएगी। अब रशियन साइंटिस्ट से लड़ने बैठ जाओगे कि भाई तूने तो बोला था 10 मोलर सोल्यूशन भेजा है, यहाँ तो 9.5 मोलर पहुंचा है मेरे पास। इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, राइट। बट मोलैलिटी की खास बात यह है कि यहाँ पे किलोग्राम है, किलोग्राम वेट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोलैलिटी। फिर आता है जी नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? मोल कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा, रिडॉक्स रिएक्शंस रिवाइज कर लीजिएगा, वैलेंसी फैक्टर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल लूं मैं आपके लिए, 3 मोलर H2SO4 की नॉर्मैलिटी क्या है? 3 मोलर H2SO4 विल प्रोवाइड यू 6 मोलर H पॉजिटिव, है ना। वैलेंसी फैक्टर इसका 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 मोल जो है इसका 2 मोल H पॉजिटिव प्रोवाइड कर सकता है। तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा नॉर्मैलिटी। 3 mole H2SO4 is basically 6 equivalents and this becomes 6 normal. Fine, बहुत बढ़िया। अब जी कोल्ड ड्रिंक पी है आपने, ऑब्वियसली पी होगी। जब खोलते हैं तो पिच करके आवाज आती है, क्यों आती है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को हम बहुत हाई प्रेशर पे पैक करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर पे ना जो कार्बन डाइऑक्साइड है कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होती है, ठीक है। हाई प्रेशर रखने से जो गैस डिसॉल्व कर रहे हैं हम लिक्विड के अंदर, अच्छे से डिसॉल्व होती है, ज्यादा सॉल्युबल होती है। इसी को थोड़ा साइंटिफिकली बोल देते हैं। तो यही चीज बताना चाह रहा हूं मैं। ये गैस है, ये लिक्विड फेज है, यहाँ गैस के पार्टिकल्स हैं, CO2 है, ये आपका कोल्ड ड्रिंक का पानी, ठीक है। आपके पास ये सिस्टम था, आपने इस सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, गैस को दबा दिया। जितना आप गैस को दबाओगे उतना उसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड में जाके बैठ जाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सॉल्युबिलिटी मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड है लिक्विड में। इसी चीज को जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर
The solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid. Very nice. जितना ऊपर प्रेशर गैस का बढ़ेगा उतनी उसकी मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड बढ़ेगी. ये क्या है? मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने का ग्रीक लेटर काय. ये जो फैंसी सा एक्स बना है इसको बोलते हैं काय. ठीक है. तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी. बीच में फंसता है हेनरीज कांस्टेंट. ये हेनरीज कांस्टेंट हर गैस का अलग होता है. ठीक है. अब इमेजिन करो हेनरी कांस्टेंट जिस गैस का कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी. मान लो मैं दो गैसेस लेता हूं, दोनों में प्रेशर रख देता हूं 10 यूनिट्स. एक का हेनरी कांस्टेंट है 0.1, एक का हेनरी कांस्टेंट है 0.5. यहां मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी मेरे पास? 100. यस. और यहां मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी मेरे पास? 20. है कि नहीं? यस. सो जनता, आपको यहां से क्या पता लगा कि जिसका हेनरीज कांस्टेंट छोटा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. ठीक है. ये दिमाग में रखेंगे अपन. तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं लाऊंगा. तो KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस. गैस पे डिपेंड करता है. हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी. KH वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे हेनरी कांस्टेंट बढ़ता रहता है. इसका मतलब जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है. सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उल्टा होता है, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उल्टा होता है. इसका हिंट है एंट्रोपी में, सोच के देखना. ठीक है. तो जनता, ये कुछ वैल्यूज हैं हेनरीज कांस्टेंट की, एनसीईआरटी से निकाल रखी है मैंने. टेम्परेचर दे रखा है, गैसेस दे रखी हैं. आप इस पे फोकस करो जरा. ऑक्सीजन का 293 केल्विन पे है, 34 के आसपास. और जो ऑक्सीजन की वैल्यू 303 केल्विन पे है टेम्परेचर बढ़ाने पे, देखो हेनरीज कांस्टेंट बढ़ गया, यानी कि सॉल्युबिलिटी घट गई. ठीक है. और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो हेनरीज लॉ भी एक आइडियल लॉ है. ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस में एप्लीकेबल होता है. डाइल्यूट ना हो सॉल्यूशन तो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है केमिकली, उन पे अभी जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. फिर आता है जी अपना राउल्स लॉ. राउल्स लॉ समझने के लिए हमें कुछ डायग्राम पे फोकस करना पड़ेगा. मान लो एक डब्बा है मेरे पास, इसको बोलते हैं बॉक्स ए. इसमें मैंने रखा है एक लिक्विड विच इज अ वॉलेटाइल लिक्विड. वॉलेटाइल मतलब हीट करो तो ये वेपराइज करता है. ठीक है. तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कि लिक्विड तो लिक्विड प्रेजेंट ही है, इसके कुछ वेपर के पार्टिकल्स ऊपर यहां प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो जैसे अगर आपने पानी लिया तो वाटर वेपर भी उसके ऊपर प्रेजेंट होगा. सो दिस इज योर लिक्विड फेज एंड दिस इज योर वेपर फेज. और इस वेपर क्या, गैस फेज है ना, तो इस वेपर का प्रेशर मैं बोलता हूं ओरिजिनली यहां पे सिर्फ ए है. ठीक है. यहां पे सिर्फ लिक्विड ए है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर्स ऑफ ए इज इक्वल टू P0A. ठीक है. अब दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं दूसरा कंटेनर जिसमें है लिक्विड B. तो यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज लिक्विड B. ऑलराइट. और इसी लिक्विड के वेपर के पार्टिकल्स ऊपर तैर रहे हैं. वेपर प्रेशर ऑफ B इज लेट्स से P0B. अकेला B है तो उसका वेपर क्या प्रेशर लगा रहा है, P0B. अब ये डिपेंड करता है कितना वॉलेटाइल है लिक्विड. ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो ज्यादा वेपर बन जाएगा उसका, P0A. जब मैं इन दोनों को साथ में मिलाऊंगा, when I mix both of these, ठीक है, दोनों को मिलाते हैं और एक नया डब्बा बनाते हैं. तो यहां पे A भी है, ऊपर भी A है और इसके अंदर B भी है और ऊपर B का वेपर भी है. ठीक है. अब जो मिक्सचर बनाया मैंने, इसमें मान लो कि आपका A का मोल फ्रैक्शन है काय A, लिक्विड में A का मोल फ्रैक्शन है काय A. उसको लाल रंग से ही बनाते हैं, रुको. लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है काय A और B का मोल फ्रैक्शन है काय B. राइट. ठीक है. और यहां पे जनता, अब देखो इंडिविजुअल प्रेशर अलग अलग तो रहे नहीं, मिक्स हो गए, है ना जी. तो यहां पे A के पार्टिकल्स की वजह से जो प्रेशर आ रहा है,
ठीक है, उसको मैं बोल दूंगा Pa। जो B के मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर आ रहा है उसको मैं बोल दूंगा Pb। तो राउल्स लॉ यहां क्या कह रहा है? राउल्स लॉ कह रहा है कि प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर A के वेपर की वजह से जितना प्रेशर यहां एक्सर्ट हो रहा है वो कितना है? P नॉट A। P नॉट A याद है ना, जो ओरिजिनल प्रेशर था A का विदाउट एनी इंप्योरिटी, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और यहां पे मैं लिख सकता हूं प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन दिस वेपर फेज इज इक्वल टू P नॉट ऑफ B, जो इसका अकेले का वेपर प्रेशर हुआ करता था, इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो यहां से मैं लिख सकता हूं P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम दिमाग में, P नॉट A का A प्लस P नॉट B का B। यस, दिस इज वेरी नाइस। और ये चीज याद रखना अपने दिमाग में कि देखो काय A प्लस काय B इज इक्वल टू 1, दो ही कंपोनेंट का सोल्यूशन है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा, ठीक है, गैसियस फेज को लिक्विड फेज से रिलेट कर दिया हमने। ठीक है, गैसियस फेज को लिक्विड फेज से रिलेट कर दिया हमने। पर सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज की बात करें जरा, सिर्फ और सिर्फ इस गैसियस फेज पे फोकस करते हैं। गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है? काय ए, यहां पे लिख देंगे गैस। ठीक है, गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? अब सिर्फ वेपर की बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड भूल जाओ। सिर्फ वेपर में ए कितना है? काय ए गैस। ठीक है, ये काय ए और ये काय ए अलग है, ये लिक्विड वाला मोल फ्रैक्शन है, ये गैस वाला मोल फ्रैक्शन है। साथ ही में लिख दो काय बी गैस। ठीक है, तो डाल्टन लॉ, अब ये डाल्टन लॉ 11वीं कक्षा में आता है, मैं रिवाइज करवा देता हूं। सो डाल्टन लॉ ये कहता है जी, डाल्टन लॉ ये कहता है कि प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस ए। यहां पे गैसियस लिक्विड से रिलेट हो रहा है, यहां सिर्फ गैस में चल रही है बात है। ठीक है, अब ये काय ए गैस को कई बार बुक्स में YA भी लिखा होता है, काय बी गैस को कई बार बुक्स में YB भी लिखा होता है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। यहां पे मैं लिख सकता हूं B के लिए, दैट प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P टोटल इनटू द गैसियस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये भी याद रखिएगा दिमाग में। क्वेश्चंस में होता क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जेईई में, इससे ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कंबाइन करना होता है। ठीक है, यहां से आप P नॉट ए काय प्लस P नॉट बी काय बी का P टोटल यहां घुसा दोगे तो वहां से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना है कि ये गैसियस मोल फ्रैक्शन है सिर्फ वेपर फेज का, ये लिक्विड मोल फ्रैक्शन है सोल्यूशन फेज का। क्वेश्चंस जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास करेंगे तब इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक होगा जहां पे इसकी रेगुलर क्लास है, जहां पे हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं इसके। तो रावल्स लॉ का अब थोड़ा ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ है, यहां पे है मोल फ्रैक्शन, यहां पे आपके पास वेपर प्रेशर। ये वाला पॉइंट है जहां पे सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट प्रेजेंट है, x1 x2, x इक्वल टू x1 इक्वल टू 1, यानी सिर्फ 1 प्रेजेंट है, सिर्फ एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसका खुद का पार्शियल प्रेशर इज P नॉट ऑफ 1। अगर सिर्फ कंपोनेंट 2 प्रेजेंट है, उसका पार्शियल प्रेशर इज P नॉट ऑफ 2। बीच में आ गई P नॉट 1 काय 1 प्लस P नॉट 2 काय 2, दैट इज P टोटल, है ना? बढ़िया सिंपल। तो ओरिजिनल लाइन थी ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड की P2 की, ये थी P नॉट 1 वाली लाइन, ये हो गई टोटल लाइन। तो ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ द राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ ये अज्यूम करता है कि जब मैं सोल्यूशन बना रहा हूं तो इनके बीच की इंटरेक्शन, ए और बी की इंटरेक्शन ओरिजिनल से अलग नहीं है। अगर ए और बी एक दूसरे को इंटरैक्ट करके अट्रैक्ट करने लग जाए, हाँ, ए और बी को लिक्विड में मिक्स किया, आपस में अट्रैक्ट कर गए, तो वेपर फेज में जाने से रोक लेंगे एक दूसरे को। जितना आपने P टोटल एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आ पाएगा। यस, दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है रियलिटी में, रियलिटी में ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी को मिलाया, उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी घटिया है कि वो कहें भाई अब तो लिक्विड में बैठना ही नहीं है मुझे, अब मुझे गैस में जाना है सिर्फ। ये दो केसेस होते हैं रियलिटी में जिनको कहते हैं हम डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। यह है एक आइडियल केस, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, पर रियलिटी में ऐसा ना होता। ठीक है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता।
आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, मिक्स किया, कोई एनर्जी नहीं लगी मिक्स करने में, मिक्स किया, वो जितना ओरिजिनली थे उतना बस मिक्स होके बन गए, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आया, 1 मिलीलीटर मिलाया 2 मिलीलीटर बन गया, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर एज गुड एज ए बी। और सोल्यूशन ऑफ बेंजीन टोलुइन हो गया, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन हो गया, दीज आर क्लोज टू आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब आते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पे, जिसमें होगा क्या कि ए और बी आपस में पसंद ही नहीं करते एक दूसरे को, तो पसंद नहीं करते, लिक्विड में बैठना पसंद नहीं करेंगे, गैस में चले जाएंगे। जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर आना था ये स्ट्रेट लाइन वाला, वो नहीं आया, बढ़ गया। वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया, उससे ज्यादा बढ़ गया। ए और बी एक दूसरे को हेट करते हैं, इनका सोल्यूशन बढ़ाने के लिए आपको इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। ए और बी एक दूसरे को हेट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा सोल्यूशन का, दूर दूर बैठेंगे एक दूसरे से, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल्स क्या है, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एसीटोन एंड बेंजीन पोलर नॉन पोलर, इथेनॉल एंड वाटर, वाटर की खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, इथेनॉल आके उसको तबाह कर देता है। एसीटोन एंड इथेनॉल, ये क्या है, पोलर प्रोटिक है, ये क्या है, सिर्फ पोलर है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसीटोन ने तबाह कर दी। तो ये आपस में अगर आप मिलाते हो इनको 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 या इनको, यू गेट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जितना प्रेशर आपका बनता था पी नॉट ए का प्लस पी नॉट बी का बी से, उससे ज्यादा दिखेगा अब आपको। इससे उल्टा होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसमें मैंने क्या बताया, ए और बी आपस में पसंद करते एक दूसरे को, वेपर में जाना ही नहीं चाहते, वो लिक्विड में बैठ जाएंगे चिपक के एक दूसरे से, है, बड़े अच्छे से खुद ही बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी उनको मिक्स करने के लिए, वो आपको एनर्जी दे देंगे कि भाई तुम रखो एनर्जी, हम तो स्टेबल हो गए, डेल्टा एच इज लेस देन 0, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0, वो घुल मिल के आपस में इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे, टोटल वॉल्यूम कम हो जाएगा। यस, जो वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट किया था उससे कम आ जाएगा। ये है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी वाली लाइन, पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का ए बी, उससे कम आ गया वेपर प्रेशर। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, याद रखना, देख लो एक बारी, पॉज करके लिख लो चाहे। HCl H2O, एसिड प्लस वाटर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, बचपन में पढ़ा होगा। HNO3 प्लस वाटर, वही सेम। बेंजीन प्लस CHCl3, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है, ये एक पोलर हाइड्रोजन होता है यहाँ पे CHCl3 में, ये पोलर हाइड्रोजन बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ अट्रैक्ट होकर बैठ जाता है, ठीक है। सो ये सारे एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं राउल्स लॉ के डेविएशन के। एक स्पेशल केस है यहाँ पे, राउल्स लॉ कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। अब राउल्स लॉ में क्या है, P ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू chi ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू P नॉट ऑफ द कंपोनेंट, है ना। इसको इस तरह से सोच सकते हो आप। फर्क क्या है जी यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, प्रेशर प्रेशर, हेनरीज कांस्टेंट की जगह यहाँ पे P नॉट ए आ गया। तो अगर P नॉट ए को आप हेनरी कांस्टेंट की तरह मान के चलो तो राउल्स लॉ और हेनरी लॉ सिमिलर हैं। ये पेज बस इतना ही कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो, ज्यादा इसका एग्जाम में कोई काम नहीं आएगा वैसे, बढ़िया। फिर आते हैं जी एजियोट्रोप्स पे। अब होता क्या है, जब भी हमें दो चीजों को सेपरेट करना है, दो लिक्विड्स को सेपरेट करना है, आइडियली होता क्या हमारे पास कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। बॉयल किया, जो जल्दी उबलता है वो उबल गया, उसको कंडेंस कर लो, वो मिल गया। जो बाद में उबलता है वो बाद में उबला, उसको कंडेंस कर लो, सेपरेशन डन। बट नेचर इज नॉट दैट सिंपल, ठीक है। नेचर क्या करती है, नेचर इज लाइक, भाई तुम रुको, नेचर ने बनाए एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप क्या है, बाइनरी सॉल्यूशंस हैं, बट वो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है, वो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन में है कि वो आपस में ऐसे घुल मिल के बैठ गए कि अब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, देखो, इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट तब रहता जब ये मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे, जैसे आइडियल सोल्यूशन था। बट रियल सोल्यूशन में ये डाला पानी, ये डाला इथेनॉल, ये आपस में इंटरेक्ट करके कुछ और ही बना के बैठ गए, इनका अलग ही नेटवर्क बन गया लिक्विड में। अब दिस composition, this solution is acting as one liquid। ये अब पानी और इथेनॉल अलग अलग की तरह एक्ट नहीं कर रहा। ये चीज होती है बहुत ही स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे, एग्जांपल्स दूंगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को बोलते हैं एजियोट्रोप्स। पढ़ते हैं, एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हमें चाहिए क्या था भाई, इथेनॉल पानी मिलाया,
गरम कर रहे हैं, इथेनॉल पहले बॉयल हो गया, मिल गया, बाद में पानी बॉयल हुआ, मिल गया। यहां पे कुछ और हो रहा है, यहां पे एक्सपेक्टेशन थी इथेनॉल अलग से निकलेगा, पानी अलग से निकलेगा, ये दोनों साथ में निकल रहे हैं, ये वेपर फेज में जाके भी सेपरेट नहीं हो रहे। इसको बोलते हैं बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर नोन एज एजियोट्रॉप्स। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, द सॉल्यूशंस व्हिच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मतलब एक सोल्यूशन था, दूसरे को मिलाया, परेशान हो गए दोनों आपस में मिलके, सारे गैस में भाग गए। इनको बॉईल करना आसान हो जाएगा। बॉईल करना क्या होता है? लिक्विड को गैस में पहुंचाना, है ना। ये मिलाया, आपस में इतने अनअट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से, ये खुद ही गैस में एस्केप कर गए। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ आ गया। यस, अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन वाला केस होता है जिसमें आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बन जाता है। मिनिमम बॉइलिंग क्यों? क्योंकि बड़े आराम से बॉयल हो गया वो, है ना, जल्दी गैस में चला गया, बड़े आराम से बॉयल हो गया। तो एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप को पॉजिटिव एजियोट्रोप भी कहते हैं बिकॉज इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव एजियोट्रोप इज इथेनॉल वाटर मिक्सचर। मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी होती है एजियोट्रोप में, किसी भी मिक्सचर का एजियोट्रोप नहीं बन जाता। स्पेसिफिक, ठीक है, 95.63% इथेनॉल एंड 4.37% वाटर बाय मास। इस कॉम्पोजिशन में जब मिलाओगे आप इथेनॉल और वाटर को तो बन जाएगा एजियोट्रोप। वो बॉयल करता है 78.2 डिग्री सेल्सियस पे। ना पानी अलग ना इथेनॉल अलग, पूरा का पूरा 78.2 पे बॉयल करता है। इथेनॉल का अपना बॉइलिंग पॉइंट है 78.4, पानी का अपना बॉइलिंग पॉइंट इज 100, पर जो नया बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है इन दोनों से क्या है? कम है। यस, वेरी नाइस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जिसमें होगी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ए और बी को मिलाया, ये तो खुश होके बैठ गए, गैस में जा ही नहीं रहे, बॉयल हो ही नहीं रहे, बॉयल करना मुश्किल हो जाएगा। यस, एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 20.2%, 79.8% वाटर बाय मास। HCl बॉयल्स एट 84 डिग्री सेल्सियस। वाटर तो पता ही है 100 डिग्री पे बॉयल करता है। इन दोनों को मिलाया इस कॉन्सेंट्रेशन पे, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 110 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्या है ये? नेगेटिव एजियोट्रोप, या फिर बोलो तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसके ग्राफ भी मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हैं। ये है जी आपका क्लोरोफॉर्म प्लस मीथेनॉल। ये क्या करता है? पॉजिटिव एजियोट्रोप बनाता है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, यानी कि गैस में जल्दी एस्केप करेगा, यानी कि बॉयल करना आसान होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये था ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेनॉल टेम्परेचर के हिसाब से। ये था ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म। नया बॉइलिंग पॉइंट इज लेसर। ये प्रेशर का ग्राफ बनाया हुआ है। ओरिजिनल प्रेशर ये था इसका मीथेनॉल का, ये था क्लोरोफॉर्म का। ये आती है आपकी P0 A काय प्लस P0 B काय बी वाली लाइन। असली लाइन आ रही है ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये डायग्राम में लिक्विड और गैस फेज दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये डायग्राम अलग से आपके सिलेबस में नहीं है, विकिपीडिया पे आप जाके और इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। अभी रिवीजन के लिए इतना काफी है। एक और ग्राफ मैं आपको नेगेटिव एजियोट्रोप का भी दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव एजियोट्रोप मतलब आके नेगेटिव डेविएशन हो गई, लिक्विड के अंदर बैठ गए, गैस में जाना नहीं चाह रहे, बॉइलिंग मुश्किल हो गई, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। यस, बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट। वाटर एंड फॉर्मिक एसिड का प्रेशर ये एक्सपेक्ट किया था, P0 A काय प्लस P0 B काय बी, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये है आपका एजियोट्रोपिक कॉन्सेंट्रेशन। एजियोट्रोपिक कॉन्सेंट्रेशन। अब आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पढ़ते हैं। Properties of solutions that depend on the ratio of number of solute particles to the number of solvent particles in a solution and not on the nature of chemical species present। बस इस पे डिपेंड करता है आपने कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व किया है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपका सब्सटेंस कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, आयनिक है ना। तो ये चार तरह की होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। ठीक है, all these properties depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution। ठीक है, these are called colligative। colligative का मतलब है co and ligative।
कोलिगेटिव, साथ में बाइंड करना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के कुछ फॉर्मूले हैं जो आएंगे हमारे पास अभी। सबसे पहले आता है जी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हम राउल्स लॉ से इसको डिराइव करते हैं फटाफट से। P total is equal to P naught A का A प्लस P naught B का B। अब जनता ऐसा मान लो कि P naught B ही जीरो है। इसका मतलब ये है कि B is what? A non-volatile impurity, ठीक है। B जो है नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी है, वो वेपर में एस्केप नहीं करता, वो सॉलिड सा है, बस लिक्विड में जाके बैठ जाता है। तो उसका P नॉट B क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यहां से बचा कि आपके पास P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A इंटू काय A। अच्छा, काय A को मैं कैसे लिख सकता हूं? थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 1 माइनस काय B। आई कैन राइट दैट, है ना, लिख सकता हूं मैं ये, ठीक है। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको लिखते हैं P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू काय B। बड़ी मजेदार सी चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको अब एक और मॉडिफिकेशन करके लिखते हैं, इसको लिखते हैं P नॉट A इंटू काय B इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P टोटल। ये क्या था? ये था ओरिजिनल प्रेशर ऑफ A। जब A अकेला हुआ करता था, A में इंप्योरिटी डाल दी B, तो ये बच गया बाहर बाद में प्रेशर, ओरिजिनल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर, ये आ गया चेंज इन प्रेशर। ये P नॉट A भी उस साइड ले जाता हूं मैं, ऊपर क्या आ गया? ओरिजिनल प्रेशर माइनस न्यू प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा P बाय P नॉट, चेंज इन प्रेशर बिकॉज ऑफ इंप्योरिटी अपॉन ओरिजिनल प्रेशर। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कम हो गया ना वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज सिंपली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ बी दैट यू एडेड। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या? अमाउंट ऑफ बी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर याद नहीं रहे कोई चक्कर नहीं, डिराइव कर लेना, 1 सेकंड भी नहीं लगता। यस, पाउल सर के साथ पढ़ोगे तो फॉर्मूले नहीं रटने पड़ेंगे, सिंपल है। चलो जी, दिस वाज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देन कम्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप कोई भी इंप्योरिटी डालते हो पानी में जैसे, तो उसको बॉयल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सा रिलेशनशिप है इसका, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, दैट इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ द इंप्योरिटी इनटू द इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट हर अलग सॉल्वेंट का फिक्स्ड होता है। वाटर का इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। उसमें मैंने अगर 2 मोलल इंप्योरिटी डाल दी है तो उस हिसाब से उसका इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यह आएगा आपका 0.5 डिग्री, 0.2 डिग्री, तो उतना डिग्री सेल्सियस से या उतना केल्विन से आपका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा बॉइलिंग का, बस यही है। और इसके बाद आता है जी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे KB की जगह कांस्टेंट चेंज होके KF हो जाएगा। KF क्या होता है? इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बस हो गया जी, खत्म। दैट्स ऑल। क्या याद रखना है इसमें? कुछ नहीं याद रखना। मोलैलिटी इनटू कांस्टेंट इज द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मैंने 2-3 मोलल नमक डाल दिया, पानी का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर 0.2 डिग्री, 0.7 डिग्री। उतने डिग्री सेल्सियस से आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, आपका बॉयल करना मुश्किल हो जाएगा, फ्रीज करना भी मुश्किल हो जाएगा। फ्रीज करने के लिए ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा अब। तो बॉइलिंग भी मुश्किल हो रही है इंप्योरिटी से, फ्रीजिंग भी मुश्किल हो रही है इंप्योरिटी से, ये याद रखना है, ठीक है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके मोलैलिटी से डिराइव करके बड़े बड़े फॉर्मूला बन जाते हैं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस बेसिक फॉर्मूला से ही आप लॉजिक लगा के फाइनल आंसर पे पहुंचोगे हर क्वेश्चन में 100%। फाइनली आते हैं हम जी ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं कैपिटल पाई से। दिस इज इक्वल टू CRT,
T is basically your temperature, R is basically your universal gas constant, C is the concentration of the impurity. That's all. बस खत्म हो गया. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी बोलो या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बोलो, एक ही बात है. फाइनली कुछ स्टूडेंट्स होंगे बेचारे जो कहेंगे सर ऑस्मोटिक प्रेशर समझा दो ना. समझा देता हूं. तो देखो जी, मान लो आपके पास एक इस तरह का सेटअप है, ठीक है. यहां पे मैंने डाली है मेम्ब्रेन, ठीक है. लेफ्ट साइड पे क्या है मेरे पास? लेफ्ट साइड पे मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट, यानी कि सारा पानी भर दिया मैंने सिर्फ. इस साइड पे मेरे पास सॉल्वेंट तो है ही है. सॉल्वेंट में क्या है मेरे पास? सॉल्यूट भी है. सॉल्वेंट में मेरे पास क्या है? सॉल्यूट भी है. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब होगा क्या कि देखो यहां पे मान लो सॉल्यूट है आपका 10%, सॉल्वेंट है आपका 90%, है ना. यहां पे आपका 100% सॉल्वेंट है. यहां पे सॉल्वेंट 90%, यहां पे 100% सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कहेगा भाई मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, तेरा 90% नहीं हो सकता, तेरे को 100% होना चाहिए. सॉल्वेंट यहां से यहां मूव करना शुरू कर देगा. मेम्ब्रेन कैसी है? इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल वॉल्स आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स. बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था ना, अंगूर को पानी में रख दो फूल जाएगा, अंगूर को बहुत सारे नमक वाले पानी में रखो सिकुड़ जाएगा. कुछ ऐसा किया था बचपन में? यस. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो अंगूर की स्किन होती है. यस. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहां से कम वाली दिशा में जाता है. कभी कभी बुक्स में ऐसा लिख दिया जाता है कि दैट सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. वो सबसे कंफ्यूजिंग तरीका है उसको बोलने का, वैसा सोचना ही नहीं अपन ने. सॉल्वेंट के हिसाब से सोचो, जहां ज्यादा सॉल्वेंट है वहां से कम सॉल्वेंट वाली जगह जाएगा. तो सॉल्वेंट इधर मूव कर रहा है जी, पर मेरे को इसको रोकना है. मैं नहीं चाहता सॉल्वेंट मूव करे, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे एक ढक्कन लगाऊंगा, यहां पे एक पिस्टन लगाऊंगा और इसके ऊपर दूंगा प्रेशर. ये इधर जाना चाह रहा है ना, सॉल्वेंट इधर जाना चाह रहा है, आपने प्रेशर लगा दिया. प्रेशर इसको यहां की तरफ धक्का देगा. यस, प्रेशर यहां की तरफ धक्का देगा. जिस प्रेशर पे ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर. एज सिंपल एज दैट. तो ये जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होती है इसको कहते हैं ऑस्मोसिस. और जिस प्रेशर पे ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो ये आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर. यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट की, ये आप मोलारिटी में लोगे इधर. ठीक है, पिछले दो केसेस में मोलालिटी लिया था, यहां मोलारिटी, और रिलेटिव लोअरिंग में मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तीनों में अलग चीजें यूज हो रही हैं. आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर टी है. बढ़िया जनता, मुबारक हो. सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिवाइज हो गया आपका. लाइक बटन दबा देना. कोई सवाल होगा कमेंट्स में बता के जाना. तारीफ करनी होगी तो भी कर देना कमेंट सेक्शन में. जो भी क्लासेस सॉल्यूशंस की हैं अभी तक और बाकी प्लेलिस्ट जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में. थैंक यू सो मच.